अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक। अपने लास्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज कर रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन डैट इज़ एमसीक्यूज़ मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। सेकंड क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस करेंगे बेटे। बुक का पेज नंबर है 220, ओपन करें आप लोग। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगी। इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस में बेटे जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं, आपने इनमें साइंटिफिक रीज़न देना होता है कि कोई भी जो बात आपसे पूछी जाती है वो क्यों हुई है, ठीक है, कैसे, वाई, हाउ। तो इस तरह से आपने इनको जो है इनका आंसर राइट करना होता है। लेट्स स्टार्ट। हम फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं 9.1। ठीक है, 9.1 बेटे अपनी बुक की तरफ देखो। 9.1 है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, वाई। जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो इस चैप्टर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ाई थी। वहाँ पे हमने पढ़ा भी था कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस ईच अदर। वही क्वेश्चन हमसे अभी भी पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो क्यों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो आप यहाँ पे सिंपल आंसर लिखेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है इसका एक सबसे मेन रीज़न कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट गिवन पॉइंट, और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये दो मेन रीज़न है, वेक्टर क्वांटिटी है और इट हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट। इफ लाइन क्रॉस देन at the point of intersection E will be more than one direction which is not physically possible. Is that clear? आपने इसका यही आंसर राइट करना है। एक दफ़ा से दोबारा रिपीट कर देती हूँ, किसी का मिस हो गया तो बेटे आप लोग दोबारा राइट कर लो। आप लोग यहाँ पे सिंपल क्या राइट करोगे, इलेक्ट्रिक लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट गिवन पॉइंट। नेक्स्ट आप क्या लिख लोगे, इफ लाइन्स क्रॉस देन at a point of intersection E will have more than one direction which is not physically possible. Is that clear? ये आप यहाँ पे राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 9.2 इज E necessarily zero inside a charged rubber balloon if the balloon is spherical? Assume that charge is distributed uniformly over the surface. आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि ई जो है वो नेसेसरी है कि ज़ीरो ही होगी किसी भी चार्ज बैलून के अंदर, अगर जो चार्ज है हम एज्यूम करें कि उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेटे वो क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, देन व्हाट हैपन, तो आप क्या बताएंगे, यस। इसका आंसर क्या होगा, यस। ये पूछा है ना, इज़ ई नेसेसरी ज़ीरो, ई जो है वो नेसेसरी ज़ीरो होगी तो आप क्या कहेंगे, यस the electric field is necessarily zero inside a charged rubber balloon. अब उसका रीज़न भी आपने देना है। इसका रीज़न बेटे हम डायग्राम बना के, और जो हमने यहाँ पे आपको अगर याद हो गसेस लॉ मैंने आपको पढ़ाया था, उसी लॉ के अकॉर्डिंगली हम इसको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे मैं आपको छोटी सी एक डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग उसी तरह से इसके आंसर में राइट करोगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन 9.2। ठीक है, पहले यहाँ पे मैं नंबर लिख देती हूँ, 9.2 मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, आप सपोज करो कि ये एक बड़ा सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दिस इज़ योर सर्कल, ये हमारे पास एक सर्कल हो गया। ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सर्कल हम ड्रॉ करते हैं। क्लियर, ये सेंटर और ये आपका क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज़ योर रेडियस। ये आर हो जाएगा हमारा, ये भी आर होगा। ये चीज़ क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये जो सरफेस है दिस इज़ नोन एज, इसको हम लोग क्या कह लेते हैं, गसियन सरफेस, GAUSSIAN, गसियन सरफेस कह लेंगे इसको। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द सारे जो हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो प्रेजेंट है। क्लियर, ऐसे ही आप लोगों ने यहाँ पे शो कर देने। क्लियर, ऐसे ही आप लोग इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसी डायग्राम को मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँगी। आपने एज्यूम करना है कि एक गसियन आपके पास सरफेस है इनसाइड अ चार्ज स्फीयर। ठीक है, ये एक चार्ज स्फीयर है, इसके इनसाइड, ठीक है, इस सरफेस, ये सरफेस है बाहर, इसके इनसाइड जो है एक चार्ज स्फीयर है।
यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे बेटे गॉस लॉ। क्या था वो हमारा लॉ, आपको पता होगा, E इज इक्वल्स टू क्यू बाय, ये हमने लॉ पढ़ा था, याद आया? ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि Q जो है वो ज़ीरो हो सकता है इनसाइड द गॉसियन सरफेस, यही चीज़ आपने यहाँ पे प्रूफ करनी है, जो कि मैंने आपको कहा था यस इट इज़ पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल है, ये चीज़ आप अब बताओगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे बेटे। अब क्या होगा, Q मैंने क्या कहा, ज़ीरो, इसका मतलब है मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो पुट कर सकती हूँ, ज़ीरो बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी भी चीज़ को जब ज़ीरो के साथ डिवाइड किया जाए तो आपकी वैल्यू क्या आती है, ज़ीरो आती है। ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो किसके इक्वल होता है, E डॉट ए के इक्वल होता है। ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे सपोज ये जो हमारी ज़ीरो वाली इक्वेशन आई थी, ये क्या आई थी, हमारी इक्वेशन 1 है, इसको आप सपोज करो ये इक्वेशन 2 है। अब आप क्या करो, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, E डॉट ए, ये किसके इक्वल था, अभी हमारी वैल्यू इसकी क्या आई थी, ज़ीरो आई थी। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो A है और जो E है, दिस इज E डॉट ए बेटे ज़ीरो के इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि इसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। ठीक है। अब आपने डेफिनेशन हमने तो इस ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की थी ना, तो मैंने वही लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने ये कहा था कि ये ज़ीरो के इक्वल है, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे क्या प्लेस कर दिया, ज़ीरो को प्लेस कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन बेटे, ये जो मैंने लिखी है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जो A है डैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड जो E है बेटे इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब हुआ कि जो स्टेटमेंट है E इज़ नेसेसरी ज़ीरो, ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, यस है, ये इसका आंसर क्या होगा, यस इट इज़ नेसेसरली ज़ीरो। E जो है वो ज़ीरो ही होती है और वो चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ करके भी दिखा दी। क्लियर हो गया बेटे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज़ अपनी अपनी नोटबुक्स पे आप उतार लें और इसको आपने अब से ही अपने पेपर्स में करके आना है इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बेटे 3 की तरफ आओ। Electrostatic force is 10 raised to power 38 times stronger than gravitational force. Argue that our galaxy should be almost electrically neutral. आपने इस चीज़ को बताना है कि बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो 10 रेज़ टू पावर 38 टाइम स्ट्रॉन्गर होती है देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। मैंने क्या कहा, मैंने आपको कह रही हूँ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटे ये आपके पास अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा ऑलवेज अट्रैक्टिव होगी। क्या होगी, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है। ये मेन पॉइंट अपने यहाँ पे राइट करना है और याद भी रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अप्रॉक्सीमेटली 10 रेज़ टू पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और एज ए रिजल्ट इवन अ टाइनी नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो भी लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट पे एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स जो है बेटे प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। और यही चीज़, यही फिनोमेना हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ गैलेक्सीज में और दूसरे कॉस्मिक सब्जेक्ट्स जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें भी। ठीक है। तो यही यहाँ पे आप लोग लिखोगे और यही फिनोमेना जो है ये मैं सजेस्ट करता है कि जो भी मैटर है बेटे यूनिवर्स में वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन नियरली बैलेंस्ड। वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं और आपके पास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है 9.4। 9.4 आपका क्वेश्चन है, एन अनचार्ज कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर इज प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज Q, व्हाट विल बी द नेट फ्लक्स थ्रू द शेल। यहाँ पे आपने नेट फ्लक्स बताना है। नेट फ्लक्स थ्रू अनचार्ज कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर इज ज़ीरो। आप क्या बताएंगे, ज़ीरो बताएंगे। क्यों ज़ीरो होता है, क्योंकि नेट फ्लक्स पासिंग जो किसी भी क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स पास होता है ना बेटे वो डिपेंड करता है ऑन द नेट चार्ज जो उस क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज हो। और ये चीज़ हम डिटेल से पढ़ के भी आए थे। इसको आप किस तरह से राइट करोगे, मैं इसको राइट करके दिखाती हूँ ताकि आप लोग इसको जो है वो नोट कर लें। हम कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन 9.4।
9.4 मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया अभी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी अनचार्ज कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर का वो क्या होता है, डेट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ये बात आपने याद रखनी है। ये ज़ीरो क्यों होता है? क्योंकि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस जो है वो डिपेंड करता है ऑन द नेट चार्ज जो कि क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज होता है। आपने इक्वेशन पढ़ी थी ना अभी, हम पढ़ के आए थे इस चैप्टर में, क्यू नेट डिवाइडेड बाय ई नॉट, यही पढ़ी थी ना हमने। अब यहाँ पे ये क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज सरफेस, ठीक है। अगर अगर हमारे पास जो स्फेयर है वो हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर हो और वो अनचार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज जो उसके आउटसाइड होगा, जैसे मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया, ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो आउटसाइड है, तो बेटे वो कितना होगा, हम उसको क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे क्यू नेट किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे हम प्लेस करें 1/ε0, क्यू की वैल्यू मैंने क्या बता दी आपको, ज़ीरो, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को जब हम ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो हमारी आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू अनचार्ज कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर वो कितना होता है, डेट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। यही आप यहाँ पे मेंशन करेंगे इस आंसर में, ठीक है। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, 9.5 की तरफ आओ बेटे। 9.5 है हमारा, a potential difference is applied across the end of the copper wire. What is the effect on the drift velocity of free electrons by? नंबर 1 यहाँ पे है हमारे पास इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। नंबर 2 चीज़ क्या है, डिक्रीजिंग द लेंथ एंड द टेम्परेचर ऑफ द वायर। यहाँ पे दो मेन चीज़ें आपको बतानी है। आपसे पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कॉपर वायर के एंड पे जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। आपने बताना है कि उसका इफेक्ट क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे या जब हम लेंथ को और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। दो डिफरेंट यहाँ पे आपको पॉइंट्स बताए हैं, इन दोनों का इम्पैक्ट आपने आप बताना है, ठीक है। 1 बाय 1 इन दोनों का इम्पैक्ट मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो रिटन फॉर्म में मैं आपको बेटे बताती हूँ। हम कर रहे हैं 9.5 कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन का 9.5 मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है। 9.5 एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन जो चार्ज पार्टिकल्स करते हैं किसी भी मटेरियल में बेटे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, आपने वहाँ से देख के लिख लेनी है। मैंने भी आपको इसकी एक ईजीएस्ट डेफिनेशन जो है उस टाइम राइट करवाई थी। आप क्या लिखोगे, the average constant velocity attained by charged particle, for example electron, in a material due to an electric field is known as drift velocity, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स हमने पूछे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। एक पूछा हुआ है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा जब पोटेंशियल डिफरेंस बेटे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर 1 हमारा क्वेश्चन था बेटे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है बाय इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस। बेटे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यही आपसे पूछा था कि क्या उसका इम्पैक्ट होगा, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, ये आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक। और साथ ही आपने इसको एक्सप्लेन भी करना है कैसे। एज वी नो, हमें पता है, हमने यहाँ पे पढ़ा था, पीछे हम पढ़ के आए कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किसकी इक्वल होती है, 1/NEA, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, V/NEAR। आई किसके इक्वल होता है, आई इज इक्वल टू V/R ना। ये आई की जगह मैंने क्या लिख लिया, V/R लिखा। ये इक्वेशन हम पहले भी इस चैप्टर में कर आए हैं कंप्लीट। अब आपको पता है कि आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब है ये इक्वेशन हमारी ऐसे भी हो सकती है, VD इज इक्वल टू NEA। वही इक्वेशन हमारी दोबारा आ गई ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर बेटे इंक्रीज होगी तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
और इसी की वजह से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? आप इसका ये जो मैंने इक्वेशन निकाली इसका मतलब क्या हो गया कि जब बेटे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर, तो जो वैल्यू है बेटे करंट की, ये आई जो करंट है, आई और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली पोर्शन है ना, तो जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक करंट की वो भी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इंक्रीज होती है बाय डिक्रीजिंग, जो हम सेकंड अभी चीज़ करेंगे। सेकंड हमारे बुक में क्या था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है बाय डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर। ये आपसे सेकंड पार्ट पूछा, ये हमने क्या कर लिया, अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा था, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है जब लेंथ डिक्रीज होगी या वायर का टेम्परेचर बेटे डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है बेटे यूज, वो कौन सा होता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वायर की बेटे लेंथ रिड्यूस की जाएगी तो उसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एज ए रिजल्ट मोर करंट फ्लो थ्रू इट, और जब ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो क्या होता है बेटे, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इज डेट क्लियर? ये हमने क्या कर लिया, सेकंड पार्ट भी कर लिया। सेकंड पार्ट में आप जो इक्वेशन यहाँ पे राइट करेंगे वो क्या होगी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इसका मतलब है कि जब किसी भी वायर की लेंथ रिड्यूस की जाती है तो उसकी रेजिस्टेंस भी रिड्यूस हो जाती है। एज ए रिजल्ट जो है करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो होगा, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? और यही आपने इसके क्वेश्चन में राइट करना है। सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9.6। ठीक है, 9.6 की तरफ बेटे चलें। 9.6 हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, वाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीजेज व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज इंक्रीज। आपसे सिंपल यहाँ पे पूछा हुआ है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का है वो डिक्रीज क्यों करता है जब करंट जो है ड्रॉन जो करंट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी जो है वो रिलेट करता है बेटे किसके साथ, ईएमएफ के साथ। आपको ये क्वेश्चन याद होगी शायद, मैं आपको यहाँ पे लिख के देती हूँ। हम कर रहे हैं बेटे 9.6 हम कर रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का है बेटे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे लिखते थे, वी के जरिए। वी जो है वो रिलेट करता है, ये इक्वेशन के जरिए दोनों रिलेट करते थे ईएमएफ के साथ। किस तरह से, वी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। याद आया ये इक्वेशन बेटे, मैंने आपको करवाई भी थी, हम डिटेल से पढ़ के आए थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जब करंट इंक्रीज होता है, यानी कि आई करंट इंक्रीज जब होगा तो वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, आई आर, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा, और टर्मिनल वोल्टेज जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पे बेटे लिखने हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी बुक में भी दिए गए हैं, वहाँ से भी आप राइट कर सकते हो। दोबारा से एक दफ़ा बता देती हूँ, मैंने आपको क्या कहा कि जब करंट इंक्रीज होता है, मैंने क्या कहा, जब करंट इंक्रीज होगा वोल्टेज जो है वो क्या हो जाता है, ड्रॉप कर जाता है, और आई आर जो है बेटे इट इंक्रीजेस, और टर्मिनल वोल्टेज जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे जैसे बेटे मोर करंट हम ड्रॉन करेंगे फ्रॉम द बैटरी तो ग्रेटर वोल्टेज जो है वो ड्रॉप करेगा, और इसी की वजह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपने यही इक्वेशन लिखनी है और इसी इक्वेशन को यहाँ पे आपने एक्सप्लेन भी करना। क्लियर हो गया? तो हमारा इसके साथ ही बेटे ये क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 क्वेश्चन थे, 1 बाय 1 सारे मैंने आपको डिटेल से करवाए। आपने सारे के सारे जो हैं इसको अपनी नोटबुक्स में उतारना है। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है किसी भी क्वेश्चन में, तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन मीन हमारे ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तमाम के तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर आपके चैप्टर में, इस पूरी जो थ्योरी हमने पढ़ी थी उसमें सारे के सारे आंसर आपको इजीली जो है वो मिल जाएंगे। क्वेश्चन जो है लॉन्ग ज़्यादातर हमारी एक्सरसाइज में से आते हैं। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपने अच्छी तरह से करने हैं। स्पेशली यहाँ पे जो किरचॉफ रूल्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने व्हीटस्टोन ब्रिज या पोटेंशियोमीटर लिखना है तो बेटे आपने हमेशा यहाँ पे हेडिंग्स के साथ लिखना है। पहले आपने उनकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने उनकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, कंस्ट्रक्शन के बाद आपने उनकी डायग्राम बनानी है, डायग्राम के बाद आपने उनकी वर्किंग लिखनी है, ठीक है, और इन द एंड आपने जो है उनकी इक्वेशंस लिखनी है। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन जब भी बेटे आप अटैम्प्ट करोगे आपने कोशिश करनी है कि आप हेडिंग वाइज जो है वो उसको करो, कंप्लीट करो, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये तमाम के तमाम जो आंसर हैं लॉन्ग क्वेश्चन के ये आपके चैप्टर में बेटे आपको इजीली मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा तो देन आपने मुझे बताना है, मैं आपको पॉइंट आउट कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद इसी पेज पे 220 पेज पे नीचे आओ तो यहाँ पे हमें दिए हुए हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। वन बाय वन सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेटे मैं आपको करवाऊंगी, मेरे साथ साथ आप लोग सारे न्यूमेरिकल्स करें। पहला न्यूमेरिकल हम यहाँ पे करते हैं 9.1। Two unequal point charges repel each other with a force of 4 Newton when they are 5 centimeter apart. Find the force which each charge exert on the other when they are 2.5 centimeter apart, 15 centimeter apart। यानी कि दो आपको यहाँ पे पार्ट्स गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है इनिशियल फोर्स दी हुई है और इनिशियल डिस्टेंस हमने दिया हुआ है। हमने क्या फाइंड करनी है, हमने फाइंड करनी है यहाँ पे कूलम फोर्स बेटे। लेकिन हमने दो दफ़ा दो डिफरेंट क्वेश्चन है, एक में हमें जो है वो डिस्टेंस ये दिया हुआ है, दूसरी दफ़ा डिस्टेंस हमें ये दिया है, यानी कि दोनों दफ़ा में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास चेंज है। बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन ऑफ 9.1। 9.1 बेटे मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगी, आप लोग मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करें। हम कर रहे हैं 9.1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 9.1। एज यूजुअल पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे गिवन के हमें यहाँ पे गिवन क्या है। हमें गिवन है इनिशियल फोर्स, इनिशियल फोर्स हमें यहाँ पे गिवन है, कितनी दी हुई है, कैपिटल एफ हमें क्या दिया हुआ है 0.4 न्यूटन हमें गिवन है। इसके बाद हमें दिया हुआ है इनिशियल डिस्टेंस, ठीक है। इनिशियल डिस्टेंस हमें कितना गिवन है वो हम राइट करेंगे। इनिशियल डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है उसको हम क्या सपोज करेंगे बेटे, आर सपोज करेंगे, ठीक है। आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर दिया ना हमें, तो इसको बेटे सेंटीमीटर में है तो इसको हम क्या कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 5 × 10⁻⁻² m आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फाइंड तो हमने क्या करना है, कूलम्स फोर्स करनी है, COULOMB कूलम फोर्स करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दो इसके पार्ट्स फर्दर दिए हुए हैं, एक आपको दिया हुआ है ए, एक आपको दिया हुआ है बी। ए में आपको डिस्टेंस जो है वो क्या दिया है, दोनों में डिस्टेंस चेंज है, ठीक है। एक दफ़ा हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग इसको, 2.5 × 10⁻⁻² m आ जाएगा। दूसरा डिस्टेंस हमें जो दिया है बी पार्ट में वो कितना दिया हुआ है बेटे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अब ये भी सेंटीमीटर है, इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या आ जाएगा 15 × 10⁻⁻² m आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है बेटे, हमने यहाँ पे कूलम्स लॉ लिखना है। कूलम्स लॉ क्या था, F इज इक्वल्स टू K Q1 डिवाइडेड बाय Q2 डिवाइडेड बाय R², ठीक है। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। अब यहाँ पे हमें ये भी पता है कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है 1/r² के। F डैश डिवाइडेड बाय F किसके इक्वल होगा, ये होगा R² डिवाइडेड बाय R⁻² के, ठीक है। क्योंकि ये इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ना, तो ये इसकी हो जाएगा, ये इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएगी, F डैश इज इक्वल्स टू F R/R' और इनका होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे दोनों के ऊपर स्क्वायर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे आपने कन्फ्यूज़ दिया ना कि ये मैं क्या कर रही हूँ। अब यहाँ पे गौर करो, हम यहाँ पे अब कन्फ्यूजन क्या हो रही है, यहाँ पे हमें दो तरह के डिस्टेंस दिए हुए हैं। एक हमें दिया हुआ है इनिशियल डिस्टेंस जिसको हम क्या सपोज करेंगे R, एक हमें फिर डिस्टेंस दिया हुआ है जिसको हमने अब क्या सपोज करना है, R' सपोज करना है, ठीक है। अब समझ आइए, एक फोर्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हमने जो फोर्स फाइंड करनी है वो कौन सी करनी है, F' करनी है। इज दैट क्लियर? अब आपको समझ आई कि ये इक्वेशन मैंने क्यों यहाँ पे ड्राइव की और इक्वेशन हमने कैसे निकाली, ठीक है।
हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, हमने यहाँ पे कूलम्स लॉ अप्लाई किया था। कूलम्स लॉ मैंने यहाँ पे लिखा F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी 1/r² के। इसी तरह F डैश जो है वो किसकी हो जाएगी, अगर यहाँ पे ये F 1/r² की थी तो वो F डैश इज इक्वल टू 1/r² की इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने F डैश की बेटे वैल्यू निकाली। अब हम यही इक्वेशन यूज़ करते हुए ए पार्ट करेंगे, देन हम बी पार्ट करेंगे। ए पार्ट में हमें आर डैश क्या दिया हुआ है बेटे, हमारा आर डैश था 2.5 इंटू 10⁻⁻²। तो अब इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे हम। हमने फाइंड करना है एफ डैश। एफ डैश में पहले यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, एफ क्या दिया हुआ है हमें 0.4, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखना है आर हमें क्या दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻²। आर डैश क्या दिया हुआ है हमें 2.5 इंटू 10⁻², इसका होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करें बेटे, ये दोनों इससे कट जाएंगे, इन दोनों को पहले स्क्वायर करो फिर डिवाइड कर लो, फिर 0.4 से अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी 1.6 न्यूटन आ जाएगी, क्योंकि फोर्थ फाइंड किया है तो इसका यूनिट क्या है न्यूटन है। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में भी सेम हम यही चीज़ अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें आर की वैल्यू डिफरेंट दे दी। आर की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 15 इंटू 10⁻²m, ठीक है। यही वैल्यू यही इक्वेशन हमने यूज़ करनी है। एफ डैश किसके इक्वल है, एफ यहाँ पे क्या है हमें गिवन 0.4, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर डैश। आर क्या है 5 इंटू 10⁻²। आर डैश हमें यहाँ पे क्या गिवन है 15 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। कैलकुलेट करें, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 0.04 न्यूटन, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं की, कैलकुलेशन बेटे आप कैलकुलेटर से खुद भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज हुई है वो इंक्रीज हुई है टू 1.6 न्यूटन व्हेन चार्जेस आर, जब चार्जेस जो हैं वो 2.5 मीटर अपार्ट थे, और डिक्रीज हुई है अप्रॉक्सीमेटली 0.04 न्यूटन जब चार्जेस कितने अपार्ट थे 15 सेंटीमीटर थे। इस चीज़ से ये चीज़ कंफर्म होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो फॉलो करती है इनवर्ट स्क्वायर लॉ को। किसको फॉलो करती है, इनवर्ट स्क्वायर को। और यही चीज़ हमने जो है वो प्रूव करनी थी। क्लियर हो गया। आपने यहाँ पे ये जो मैंने सारा कुछ अभी आपको बताया, ये आपने रिटन फॉर्म में यहाँ पे रिजल्ट लिखना भी हुआ है। क्या लिखना है रिजल्ट आपने, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इंक्रीज हुई है बाय 1.6 न्यूटन जब आपका जो डिस्टेंस था वो कितना था 2.5, और डिक्रीज हुई है 0.04 न्यूटन जब डिस्टेंस आपका कितना था बेटे 15 इंटू 10⁻²m था। इसका मतलब क्या हुआ, दिस कंफर्म दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो फॉलो करती है इनवर्ट स्क्वायर लॉ विद डिस्टेंस को। इज डेट क्लियर। ये हमने कर लिया अपना न्यूमेरिकल नंबर 1, 9.1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, डेट इज 9.2। 9.2 की तरफ बेटे आप लोग आए। 9.2 है पेज नंबर 220 पे। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 20 microcoulomb is placed between two parallel plates 10 centimeter apart and having a potential difference of 0.5 kV between them. Calculate the electric field between the plates and the electric force exerted on the charged particle. ठीक है, यहाँ पे हमें सिंपल क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है बेटे, डिस्टेंस दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों प्लेट्स के दरमियान में, वो भी यहाँ पे गिवन है। हमने यहाँ पे क्या चीज़ें फाइंड करनी है, दो चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। एक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एक आपसे क्या पूछी हुई है इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। दोनों चीज़ें वन बाय वन हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे बेटे मैं आपको बताती हूँ, आप लोग वैसे वैसे मेरे साथ इसको सॉल्व करो। हम कर रहे हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 2, 9.2 मेंशन करते हैं इसका नंबर 9.2। एज यूजुअल पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। हमें क्या गिवन है, चार्ज ऑन द पार्टिकल। मैं चार्ज नहीं लिखूंगी, आप पूरा लिखना। चार्ज ऑन द पार्टिकल हमें कितना गिवन है 20 माइक्रोकूलम। इसको कन्वर्ट कर लें हम सी में इंटू 10⁻6 बेटे, ये 6 के इक्वल होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सी। दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, वो किसके इक्वल है 10 सेंटीमीटर के। इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। थर्ड चीज़ हमें यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V हमें गिवन है, कितना दिया हुआ है 0.5 kV, ठीक है। ये हमें डिफरेंस गिवन है। ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पे दी गई हैं। हमने फाइंड क्या करना है,
ये KV है ना, इसको सिंपल V में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमसे क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी हैं। एक पूछी है हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है हमसे, यानी कि E हमसे पूछा है, ये फाइंड करनी है। दूसरी चीज़ क्या पूछी है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमसे पूछी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि FE हमसे यहाँ पे पूछी गई है, ये हमने फाइंड करनी है। वन बाय वन हम दोनों चीज़ें करेंगे। ए पार्ट पहले हम कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करते हैं। E = V/D। V हमें गिवन है, D यहाँ पे हमें गिवन है। हमने सिंपल क्या करना है, वैल्यूज़ प्लेस करनी है। V की वैल्यू क्या दी हुई है हमें यहाँ पे 0.5 इंटू 10⁻³ D की वैल्यू हमें क्या दी हुई है यहाँ पे बेटे 0.1। इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे 5 इंटू 10⁻³ N पर कूलम, ठीक है। ये क्या आ गया, हमारा E की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब हमने करनी है अपनी सेकंड चीज़ यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स FE फाइंड करनी है। FE का फॉर्मूला क्या होता है, हम पढ़ के आए हैं Q इंटू E। सिंपल आपने यहाँ पे Q की वैल्यू पुट करो। Q हमें क्या दिया हुआ है 20 इंटू 10⁻⁻6 और E हमने अभी फाइंड कर लिया। E की वैल्यू बेटे यहाँ पे आप प्लेस कर दो 5 इंटू 10⁻3, ये भी हमने फाइंड की है ना E की वैल्यू। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी 100 मीटर न्यूटन, ठीक है। ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। और यहाँ पे बेटे आपने सिंपल यही लिख देना है। पहले हमने A फाइंड कर लिया, फिर हमने B फाइंड कर लिया। सिंपल हमने यहाँ पे इनकी आपने फॉर्मूलाज लिखना है और इक्वेशन जो है वो आपने वैल्यूज़ बस लिखनी है और उनको सिंपल आपने मल्टीप्लाई कर लेना है तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा ये आंसर आ गया। और जो पार्टिकल के ऊपर फोर्स है वो किसके इक्वल है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इसको अगर आपने न्यूटन में कन्वर्ट करना है ना तो हम इसको न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लिखेंगे 0.1 N, यानी कि ये फोर्स थी तो इसलिए इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, न्यूटन में। जब इसको न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो ये कैसे हो जाएगा, यूनिट जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है किसी भी चार्ज पे बेटे वो डायरेक्टली पोर्शन होती है फील्ड स्ट्रेंथ पे और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे। इज डेट क्लियर बेटे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने अपने कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन कंप्लीट किए। सारे के सारे कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। टोटल 6 थे, 6 के 6 हमने कंप्लीट किए। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड न्यूमेरिकल जो है वो आज कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम जो हमारे रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं बेटे वो कंप्लीट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।